शुंग और सातवाहन काल। मौर्यों के बाद शुंग वंश शासन में आया और शुंगों ने 187 बीसी से 75 ईसा पूर्व यानी 112 वर्षों तक राज किया। परंपरा के अनुसार यह कहा जाता है कि शुंग लोग ब्राह्मण थे और शासन में उच्च पदों पर आसीन थे। मौर्यों के बाद शुंग वंश शासन में आया और शुंगों ने 187 बीसी से 75 ईसा पूर्व यानी 112 वर्षों तक राज किया। परंपरा के अनुसार यह कहा जाता है कि शुंग लोग ब्राह्मण थे और शासन में उच्च पदों पर आसीन थे। ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य राजा बृहद्रथ का सेनापति था और एक बार जब राजा सेना का अवलोकन कर रहा था तब सेनापति पुष्यमित्र ने उसकी हत्या कर दी। सेना ने पुष्यमित्र के विरुद्ध कोई विद्रोह नहीं किया। इससे यही पता चलता है कि सेना राजा की अपेक्षा अपने सेनापति के प्रति अधिक निष्ठावान थी। पुष्यमित्र राजा बनने के बाद भी अपने आप को सेनापति ही कहता रहा। पुष्यमित्र शुंग के शासन की पहली घटना थी विदर्भ के साथ उसका युद्ध। उस समय यज्ञसेन विदर्भ का शासक था और वह मौर्यों की राजसभा के एक मंत्री का संबंधी था। संभवतः अंतिम मौर्य राजा के शासन काल में अथवा उसकी हत्या के बाद उथल-पुथल और अव्यवस्था की डावाडोल स्थिति का लाभ उठाकर यज्ञसेन ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने यज्ञसेन को हराकर विदर्भ को फिर से अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। पुष्यमित्र को यवनों के आक्रमण का भी सामना करना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि यवन लोग साकेत, पांचाल और मथुरा को रौंदते हुए पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। हम इस युद्ध के बारे में अधिक नहीं जानते, किंतु साहित्य के आधार पर यह अवश्य जानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने इस युद्ध के बाद अश्वमेध यज्ञ किया। इसके अलावा मालविकानिमित्रम नामक संस्कृत के नाटक में यह उल्लेख है कि वसुमित्र ने यवनों को सिंधु नदी के तट पर पराजित किया था। पुष्यमित्र का साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की तुलना में बहुत छोटा था। दिव्यावदान के अनुसार पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्म का विरोध किया और बौद्धों को सताया था, लेकिन इस तथ्य को देखते हुए कि सांची और भरभुता के स्तूपों का पुष्यमित्र के शासन काल में ही विस्तार किया गया था, यह आरोप सच्चा प्रतीत नहीं होता। शायद बौद्ध लोग इसलिए पुष्यमित्र से नाराज थे क्योंकि उसने राजा की हत्या करके शासन की बागडोर संभाली थी। पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया और उसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र लगभग 148 बीसी में राजगद्दी पर बैठा। अग्निमित्र अपने पिता के शासन काल में विदिशा का शासक रहा था, इसलिए उसे शासनकला का अनुभव था। उसने लगभग 8 वर्ष तक राज किया। उसके शासन काल की किसी घटना का पता नहीं है और न ही उसके शासन काल के सिक्के, मुद्रा या अभिलेख उपलब्ध हैं। अग्निमित्र के बाद ज्येष्ठ मित्र राजगद्दी पर बैठा और उसके बाद अग्निमित्र का पुत्र वसुमित्र राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ। पुराणों में शुंग वंश के 10 राजाओं का उल्लेख है। बाद वाले राजाओं में एक भागवत नाम का राजा हुआ, जिसकी राजसभा में एंटिआलकिडास का राजदूत हेलियोडोरस रहा। अंतिम राजा देवभूति था। शुंगों के शासन के बाद कण्वों ने राजगद्दी संभाली। उनके बारे में हम बहुत नहीं जानते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि उन्होंने लगभग 45 वर्ष तक राज किया। इस अवधि में 4 राजा सिंहासन पर रहे। कलिंग के मेघवाहन शासक। हमें अशोक के बाद ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य तक कलिंग के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती। चेदी वंश के तीसरे शासक खारवेल के शासन काल में कलिंग शक्ति संपन्न बना। इस राजा के बारे में सूचना का एकमात्र स्रोत हाथी गुम्फा का शिलालेख है, जो भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। इस शिलालेख में खारवेल के शासन काल के 13वें वर्ष तक की उसकी उपलब्धियों का वर्णन है। खारवेल का ये शिलालेख अपनी किस्म का एक अत्यंत अनूठा ऐतिहासिक अभिलेख है।
इसमें राजा के जीवन और उसकी उपलब्धियों का उल्लेख एक साथ नहीं बल्कि वर्षवार अलग अलग किया गया है। उदाहरण के लिए, शिलालेख में कहा गया है कि लेखन, गणित, कानून और वित्त के क्षेत्र में एक युवराज के लिए आवश्यक सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के बाद खारवेल अपनी 24 वर्ष की अवस्था में राज सिंहासन पर बैठा। उसने अपने शासन काल का पहला वर्ष कलिंग की राजधानी के पुनर्निर्माण में बिताया। दूसरे वर्ष में उसने शातकर्णी की शक्ति को ललकारा और मूशिक नगर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया। चौथे वर्ष में उसने बरार के भोजकों और रठिरों को अपने आधिपत्य में ले लिया। पांचवें वर्ष में उसने पुरानी नहर का विस्तार किया। यह नहर लगभग 300 वर्ष पहले नंदों द्वारा बनाई गई थी और उस समय उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। खारवेल ने अपने शासन के 8वें और 12वें वर्ष में मगध पर आक्रमण किया। दूसरे अभियान में खारवेल मगध से एक जैन तीर्थंकर की वह प्रतिमा वापस ले आया जो पहले कलिंग से मगध ले जाए गई थी। इस अभियान में उसने जो धन प्राप्त किया, उससे उसने भुवनेश्वर में एक भव्य मंदिर बनवाया। अपने शासन के 13वें वर्ष में उसने जन कल्याण के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की और पांड्य शासकों को अपने अधीन किया। इस शिलालेख में खारवेल के शासन काल के 13वें वर्ष तक की ही उपलब्धियों का उल्लेख है। इसके बाद स्वयं उसके या उसके उत्तराधिकारियों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। कुछ गणसिंह मौर्योत्तर काल के उत्तरी भारत में शासन करने वाले कुछ महत्वपूर्ण राजवंशों के अतिरिक्त ये भी पता चलता है कि बहुत से छोटे छोटे गणराज्य भी वहां स्थापित थे। हम उनके बारे में उनकी मुद्राओं, सिक्कों के माध्यम से जानते हैं, जिन पर उनके नाम पाए जाते हैं। इनमें से कुछ थे अर्जुनान, मालव, औदुंबर, कुनिंद, यौधेय आदि। बाद में इनमें से अधिकांश गणराज्यों ने गुप्त राजाओं की अधीनता स्वीकार कर आकृति 15.1 जनजातीय सिक्के ली और गुप्त साम्राज्य के अधीन राज्य बन गए। ईसा की 4वीं शताब्दी के बाद तो वे पूरी तरह लुप्त हो गए। दक्कन के सातवाहन शासक महाराष्ट्र में सातवाहनों और दक्षिण भारत में चोल, चेर तथा पांड्यों के उद्भव से पहले इस प्रदेश में महापाषाणयुगीन लोग रहते थे। मौर्यों के पतन के बाद जब उत्तर भारत उथल पुथल की स्थिति से गुजर रहा था, तब दक्कन में जहां आज के महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग स्थित हैं, एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य की स्थापना सातवाहनों द्वारा की गई, जिन्हें आंध्र भी कहते हैं। आंध्रजन प्राचीन लोग हैं और ऐत्रेय ब्राह्मण में भी उनका उल्लेख है। यूनानी लेखक प्लिनी का कहना है कि आंध्र लोग बहुत शक्तिशाली थे। उनके पास बहुत बड़ी संख्या में गांव और 30 शहर थे। उनकी सेना में 1 लाख पैदल सैनिक, 2000 अश्वारोही और 1000 हाथी थे। मौर्यों के शासन काल में वे मौर्य साम्राज्य के अधीन थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य राजवंश के पतन के शीघ्र बाद आंध्रों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस राजवंश का संस्थापक सिमुक, शिमुक था और उसने 235 बीसी से 213 बीसी तक शासन किया। उसके बाद उसका भाई कृष्ण राजगद्दी पर बैठा। तीसरे राजा का नाम शातकर्णी प्रथम था, जिसने लगता है दूर दूर तक विजय यात्राएं की और 2 अश्वमेध यज्ञ किए। नानाघाट के शिलालेख में उसकी उपलब्धियों का वर्णन विस्तार से किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने पश्चिमी मालवा, विदर्भ और अनूप, नर्मदा घाटी प्रदेशों पर विजय प्राप्त की थी। उसे दक्षिणापथ का स्वामी भी कहा जाता है। उसका नाम सांची स्तूप के एक द्वार पथ पर भी उल्लिखित है। ये तो सर्वविदित है कि आकृति 15.2 सातवाहनों के सिक्के सातवाहनों द्वारा सांची स्तूपों और मठों के नवीनीकरण तथा अलंकरण के लिए पर्याप्त मात्रा में दान दिया गया था।
उसके बाद जो महत्वपूर्ण राजा हुआ उसका नाम गौतमीपुत्र शातकर्णी था। इस बीच 3 राजा हुए, जिनमें से शातकर्णी द्वितीय ने लगभग 56 वर्ष राज किया। उसने शुंगों से मालवा छीन लिया। शातकर्णी द्वितीय के बाद सातवाहन साम्राज्य के विस्तार को धक्का लगा और नहपान ने शायद सातवाहनों से कुछ राज्य क्षेत्र जीत लिया। नहपान के बहुत से मिक्के नासिक क्षेत्र में पाए गए हैं। सातवाहन लोग गौतमीपुत्र शातकर्णी के शासन काल में फिर शक्तिशाली बन गए। गौतमीपुत्र शातकर्णी की उपलब्धियों को राजमाता गौतमी बालश्री के नासिक शिलालेख में महिमामंडित करके प्रस्तुत किया गया है। उस शिलालेख को शातकर्णी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी पुलमावी द्वितीय के शासन के 19वें वर्ष में उत्कीर्ण किया गया था। इस शिलालेख में पुलमावी द्वितीय को शकों, यवनों और पहलवों का विनाश करने वाला बताया गया है। उसने नहपान को उखाड़ फेंका और बड़ी संख्या में उसके चांदी के सिक्के पुनरांकित करवाए। उसने शकों से उत्तरी महाराष्ट्र, कोंकण, विदर्भ, सौराष्ट्र और मालवा के प्रदेश जीत लिए। शातकर्णी ने अपने शासन काल के 18वें वर्ष में नासिक में एक गुफा समर्पित की और 24वें वर्ष में कुछ भूमि तपस्वी सन्यासियों को दान में दी। गौतमीपुत्र शातकर्णी पहला ऐसा राजा था जिसने अपने नाम के साथ माथनम जोड़ा था और उसके लगभग सभी उत्तराधिकारियों ने भी नाम रखने की यही पद्धति अपनाई। गौतमीपुत्र के बाद उसका बेटा वासिष्ठीपुत्र श्रीमावी सन 130 एडी के आसपास राजगद्दी पर बैठा और उसने लगभग 24 वर्षों तक राज किया। पुलमावी के सिक्के और शिलालेख आंध्र प्रदेश में पाए गए हैं। इससे ये पता चलता है कि आंध्र ईसा की दूसरी शताब्दी में सातवाहन साम्राज्य का एक हिस्सा बन गया था। संभवतः सातवाहन साम्राज्य को शकों के घातक आक्रमण से बचाने के लिए पुलमावी ने शक शासक रुद्रदामा की बेटी से विवाह कर लिया, लेकिन इस शक राजा ने अगले सातवाहन शासक को 2 बार परास्त किया और उससे अप्रांत, कोंकण और अनूप, नर्मदा घाटी के क्षेत्र छीन लिए। श्री यज्ञ शातकर्णी 165-195 ई संभवतः सातवाहन वंश के महान शासकों में से अंतिम था। उसके शिलालेख आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। उसके सिक्कों के फैलाव से पता चलता है कि वह एक बहुत बड़े राज्य क्षेत्र पर शासन करता था, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था। इस प्रकार उसने उस भूमि पर फिर से आधिपत्य जमा लिया था, जिसे शकों ने उसके पूर्वजों से जीत लिया था। उसके शासन काल में समुद्री व्यापार और कार्यकलापों की स्थिति का पता इसी बात से चलता है कि उसके सिक्कों में जहाज के साथ मछली और शंख चित्रित किए गए हैं। यज्ञ के उत्तराधिकारी कमजोर थे और इतने बड़े साम्राज्य का शासन भार नहीं संभाल सकते थे। उनका शासन छोटे छोटे राज्य क्षेत्रों में सीमित हो गया। जब आभीरों ने महाराष्ट्र को अपने आधिपत्य में ले लिया और इक्ष्वाकुओं तथा पल्लवों ने पूर्वी प्रांतों को हथिया लिया, तब सातवाहन साम्राज्य का पतन हो गया। विदेशी आक्रांताओं का युग। पुष्यमित्र शुंग के शासन की एक अति महत्वपूर्ण घटना थी पश्चिम से यवनों का आक्रमण। वैयाकरण पतंजलि, जो पुष्यमित्र का समकालीन था, ने इस आक्रमण का उल्लेख किया है। कालिदास ने भी अपने मालविकानिमित्रम नाटक में वसुमित्र की यवनों के साथ हुई मुठभेड़ का उल्लेख किया है। ये कहना समीचीन होगा कि यवन शब्द का तात्पर्य आयोनियन यूनानियों से ही था, लेकिन बाद में यूनानी राष्ट्रीयता के सभी लोगों को यवन कहा जाने लगा। यवन ही पहले विदेशी लोग थे जिन्होंने भारत की भूमि पर विदेशी सत्ता स्थापित की थी। उनके बाद बहुत सी मध्य एशियाई जनजातियों ने भारत पर आक्रमण किया और उन्होंने यहाँ अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली। उनमें से कुछ की चर्चा यहाँ की जा रही है। भारतीय यूनानी
भारत में यवनों का आगमन भारत के पश्चिमी सीमा प्रदेश में हुई कुछ घटनाओं के परिणामस्वरूप हुआ। इन्हें भारतीय यूनानी या हिंद यूनानी भी कहा जाता है। सिकंदर के चले जाने के बाद उसके साम्राज्य का एक बहुत बड़ा भाग उसके सेनानायकों के शासन में रहा। इनमें से दो मुख्य क्षेत्र थे, बैक्ट्रिया और उसके साथ लगा ईरान का इलाका जिसे पार्थिया कहते हैं। 250 ईसा पूर्व के आसपास बैक्ट्रिया के गवर्नर डोडोट्स ने यूनानियों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया और स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कुछ महत्वपूर्ण भारतीय यूनानी राजा थे, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, यूक्रेटाइडीज और मिनेंडर। सभी भारतीय यूनानी शासकों में मिनेंडर या मिनेंद्र 165-145 ईपू सबसे अधिक प्रतापी राजा था। उसने लगभग 20 वर्ष तक राज किया। उसकी राजधानी शाकल, आधुनिक सियालकोट, थी, जो अब पाकिस्तान में है। यूनानी लेखक कहते हैं कि वह एक महान शासक था और उसका राज्य क्षेत्र अफगानिस्तान से पूर्व में उत्तर प्रदेश तक और पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ था। मिनेंडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध भिक्षु नागसेन ने उसे बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। मिनेंडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म तथा दर्शन के विषय में अनेक प्रश्न पूछे थे, जो उनके उत्तर सहित मिलिंदपन्हो यानी मिलिंद के प्रश्न नामक ग्रंथ में दिए गए हैं। भारत के इतिहास में भारतीय यूनानी शासक ही पहले राजा थे, जिनके सिक्कों पर राजाओं के चित्र और उनके नाम मिलते हैं। इसके पहले भारतीय आकृति 15.3 भारतीय यूनानियों के सिक्के। सिक्कों पर राजाओं के नाम या चित्र नहीं मिलते थे। वे ही पहले शासक थे, जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। भारतीय यूनानी सिक्के वास्तविकतापूर्ण चित्रण और कलात्मकता के लिए विख्यात हैं। पार्थियाई या पहुल पार्थियाई, पार्थियन, जिन्हें पहलव भी कहा जाता है, ईरानी थे। उनका इतिहास धुंधला है, किंतु उनके सिक्कों तथा शिलालेखों से कुछ तथ्यों का पता चलता है। इस वंश का पहला राजा वोनोनीस था, जिसने अराकोसिया और सीस्तान में सत्ता हथियाई और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। वोनोनीस के बाद स्पेलाइरिसेस ने सत्ता संभाली। गोंदोफनीज पार्थियाई शासकों में सबसे महान था। उसने 1945 तक शासन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह बहुत कम समय के लिए पूर्वी ईरान और पश्चिमोत्तर भारत में स्थित संपूर्ण शक पहलव क्षेत्र का स्वामी था। गोंदोफनीज के बाद जल्दी ही भारत में पहलव शासन का अंत हो गया और कुषाण सत्ता में आए। अफगानिस्तान के बेग्राम स्थल पर की कई खुदाई में गोंदोफनीज के सिक्के बड़ी संख्या में मिले हैं, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों का एक भी सिक्का नहीं मिला। शक। पश्चिमोत्तर भारत में भारतीय यूनानियों का शासन शकों द्वारा समाप्त कर दिया गया। शकों को सीथियन भी कहा जाता है। शक जनजातीय यानी कबायली लोग थे, जो पहले मध्य एशिया में रहते थे। 165 ईसा पूर्व के आसपास यूची नामक एक अन्य कबीले ने उन्हें उनके मूल निवास स्थान से खदेड़ दिया। यूची लोगों को बाद में कुषाण कहा जाने लगा। उन्हें भी बाद में मध्य एशिया से खदेड़ दिया गया और वे भारत आ गए। मध्य एशियाई कबीलों द्वारा भारत में की गई घुसपैठ का मुख्य कारण यही था कि मध्य एशिया तथा निकटवर्ती पश्चिमोत्तर चीन की स्थिति उस समय उनके लिए अनुकूल नहीं थी। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में चीन की बड़ी दीवार के निर्माण के बाद ह्यूंगनू, बूसुन और यूची जैसी जनजातियों के लिए अपना स्थान छोड़कर दक्षिण और पश्चिम की ओर बढ़ने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं था। सबसे पहले अपना स्थान छोड़ने वाले यूची कबीले के लोग थे। उन्होंने शकों को विस्थापित कर दिया। तब शकों ने बैक्ट्रिया और पार्थिया पर धावा बोल दिया और फिर बोलन दर्रे से होकर भारत में घुस आए। शक लोग 5 शाखाओं में बटे हुए थे और वे पश्चिमोत्तर तथा उत्तर भारत के भिन्न भिन्न भागों में बस गए। उनकी एक शाखा अफगानिस्तान में बसी।
दूसरी शाखा ने पंजाब में अपना डेरा जमाया और तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। तीसरी शाखा मथुरा में आ बसी। चौथी महाराष्ट्र और सौराष्ट्र में तथा पांचवी शाखा मध्य भारत में संस्थापित हुई और उसने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। शक जातियों ने ईसा पूर्व पहली शताब्दी से लगभग ईसा की चौथी शताब्दी तक भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर राज किया। वैसे तो शकों ने देश के भिन्न भिन्न भागों पर शासन किया, किंतु जिन्होंने मध्य तथा पश्चिमी भारत पर शासन किया, उन्होंने ही प्रमुखता प्राप्त की। पश्चिमी भारत के शासकों में सबसे अधिक प्रतापी राजा नहपान था, जिसका उल्लेख महाराष्ट्र में पाए गए विभिन्न शिलालेखों तथा सातवाहनों के अभिलेखों में पाया जाता है। मध्य भारतीय शाखा का सबसे अधिक प्रख्यात शासक रुद्रदामा था, जिसने 130 से 150 ई तक राज किया। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से यह पता चलता है कि उसका शासन एक बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था, जिसमें गुजरात, सिंध, सौराष्ट्र, उत्तरी कोंकण, मालवा और राजस्थान के भी कुछ हिस्से शामिल थे। उसने काठियावाड़ में स्थित सुदर्शन झील के बांध की मरम्मत करवाई, जो भारी वर्षा के कारण जगह जगह से टूट गया था। इस बांध का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय गवर्नर ने करवाया था। रुद्रदामन के शासन काल में उसकी राजधानी उज्जैनी संस्कृति तथा शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गई। बहुत से विद्वानों की राय है कि शक संवत शकों द्वारा चलाया गया था। सन 390 ई के आसपास जब गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसके अंतिम राजा को परास्त कर उसका राज्य अपने राज्य में मिला लिया, तब इस राजवंश का अंत हो गया। कुषाण। चीन के इतिहासकारों का कहना है कि युची एक यायावर जनजाति थी जो चीन की पश्चिमोत्तर सीमा पर रहती थी। 165 बीसी में इसका एक पड़ोसी जनजाति ह्यूंगनू से झगड़ा हुआ। इस लड़ाई में यूची कबीले की हार हुई और उन्हें अपना प्रदेश छोड़ना पड़ा। वे पूर्व की ओर तो बढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि चीन की दीवार बन चुकी थी और उसने उनका रास्ता रोक दिया था। इसलिए पश्चिम और दक्षिण की ओर बढ़ना ही उनके लिए एकमात्र विकल्प था। पश्चिम की ओर बढ़ते समय यूची का वुसुन नामक एक अन्य कबीले से झगड़ा हुआ, लेकिन उन्होंने चूसुन को आसानी से हरा दिया। लगभग इसी समय यूची दो समूहों में बंट गए। पहला समूह था लघु यूची जो तिब्बत चला गया और दूसरा समूह था महायूची जो अंततः भारत में आ गया। सुन के बाद यूची की जिन लोगों से मुठभेड़ हुई, वे शक थे, जो बैक्ट्रिया में बस गए थे, लेकिन शकों को अपना प्रदेश छोड़ना पड़ा और वे भारत आ गए और यूची लोग शकों से खाली कराई गई जमीन पर बस गए। यहाँ आकर उन्होंने अपना यायावर जीवन छोड़ दिया। वे एक स्थान पर बस गए और खेती का धंधा करने लगे। उसके बाद शायद इसी क्षेत्र में महायूची 5 शाखाओं में विभाजित हो गए। चीनी स्रोतों के अनुसार पहला बड़ा यूची राजा कुजुल कैडफाइसिस था, जिसे कैडफाइसिस प्रथम भी कहा जाता है। उसने 5 समूहों को एक साथ संगठित किया और अफगानिस्तान पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उसने अपने आप को महाराजा कहा। उसे धर्मथिद और सच्चधर्मथिद, सच्चे धर्म में स्थिर भी कहा जाता है। इन पदवियों से यह प्रतीत होता है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कैडफाइसिस प्रथम के बाद उसका पुत्र चेम कैडफाइसिस यानी कैडफाइसिस द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। उसने कुषाण राज्य को पंजाब तक और शायद गंगा यमुना के दोआब तक भी बढ़ा लिया। उसने सोने तथा तांबे के सिक्के चलाए और इन सिक्कों पर उसका एक महान राजा तथा शिवभक्त के रूप में उल्लेख किया गया है। उसके कुछ सिक्कों पर नंदी, बैल के साथ त्रिशूलधारी शिव का चित्र अंकित है। कैडफाइसिस द्वितीय के बाद कनिष्क ने राजपाट संभाला। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे अधिक लोकप्रिय एवं प्रतापी राजा था। कनिष्क
संभवतः 78 ई में राज सिंहासन पर बैठा था। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि कनिष्क ने ही शक संवत की नींव डाली थी। अपने चरमोत्कर्ष के समय कनिष्क का साम्राज्य पश्चिमोत्तर में खोतान से पूर्व में बनारस तक और उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में सौराष्ट्र तथा मालवा तक फैला हुआ था। कनिष्क के इस विशाल साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर यानी आधुनिक पेशावर थी। कनिष्क के सिक्के लगभग इन सभी क्षेत्रों में पाए गए थे। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया। कनिष्क की राजसभा पार्श्व, विसुमित्र, अश्वघोष, चरक तथा नागार्जुन जैसे विद्वानों की उपस्थिति से सुशोभित थी। उसके शासन काल में तक्षशिला एवं मथुरा कला तथा संस्कृति के महान केंद्र बन गए। कनिष्क ने 78 ई से 101 ई तक राज किया। उसके बाद वाशिष्क, हुविष्क, वासुदेव और कुछ अन्य उत्तराधिकारियों ने राजगद्दी संभाली। इनमें से अंतिम नाम, वासुदेव, विशुद्ध रूप से भारतीय है। इससे ये प्रकट होता है कि कुषाणों का पूर्ण रूप से भारतीयकरण हो चुका था। यद्यपि यह नाम, वासुदेव, वैष्णव देवता के नाम पर रखा गया है, लेकिन राजा वासुदेव स्वयं वैष्णव नहीं शैव था। वाशिष्ठ के बाद आकृति 15.4 कुषाणों के सिक्के। कुषाण शक्ति का पतन प्रारंभ हो गया, तथापि कुषाण शासक कुछ बड़े सम्राटों के अधीन अपने छोटे छोटे। आकृति 15.5 कनिष्क की मूर्ति। राज्यों पर चौथी शताब्दी तक स्वतंत्र रूप से शासन करते रहे।